जय हिंद दोस्तों। हम पेपर फर्स्ट इतिहास जिसकी यूनिट 2 जिसमें कुछ वंश दिए हुए हैं वो पढ़ रहे थे। इन वंशों के क्रम में हमने गर्दभिल्ल वंश, नाग वंश, औलिकर वंश, परिव्राजक वंश, उच्चकल्प वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, कलचुरी वंश को हमने देख लिया था। आज हम देख रहे हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश में भी हम देखेंगे मुख्यतः मध्य प्रदेश के चंदेल वंश, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है उसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, तो हमें सिर्फ चंदेल वंश देखना है, वो भी मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो इस वीडियो में हम चंदेल वंश में देखेंगे चंदेल वंश का नामकरण कैसे हुआ तथा उनकी जानकारी के स्रोत क्या क्या है तथा उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है तथा इनका मूल निवास स्थान कहाँ है। ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले भी आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, लेकिन आप यह वीडियो आखिरी तक देखते हैं तो आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। और ट्रिक के माध्यम से हम इसके राजाओं के नाम भी याद करेंगे, और राजाओं के नाम के बाद में राजाओं की डिटेल भी देखेंगे। डिटेल देखने के बाद में उन्होंने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा स्थापत्य कला भी देखेंगे। तो इसे हम दो वीडियो में देखेंगे। छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश के चंदेल वंश हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चंदेल वंश का नामकरण और स्रोत कहाँ कहाँ से मिले। चंदेल वंश का जो नामकरण है, चंदेल शब्द चंद्र से लिया गया है, जो कि चंद्रवंशीय मूल का माना जाता है। यह स्वयं को चंद्रमा का वंशज कहते हैं, और अब महाभारत के जो पांडव है उनसे भी अपना नाम जोड़ते हैं। इनकी अगर हम उत्पत्ति देखें तो उत्पत्ति के विषय में जो चंद्रोदय ऋषि है उनका यह वंशज बताते हैं खुद को। जो जो चंद्रोदय ऋषि है वो किसके पुत्र थे? राजा अत्रि के पुत्र थे। उनका यह वंशज मानते हैं, और यह अपने आप को क्षत्रिय भी कहते हैं। अब हम इसके बाद देख लेते हैं इनका मूल निवास स्थान कहाँ था। इनका मूल निवास स्थान अगर हम देखें तो मुख्यतः मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में इनका निवास स्थान देखने को मिलता है, और इनकी राजधानी खजुराहो थी। यह मध्य प्रदेश के अलावा यूपी में भी इनका विस्तार था। खजुराहो इनकी मुख्यतः राजधानी थी, जो कि बाद में परिवर्तित कर इन्होंने महोबा में स्थानांतरित कर दी थी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्रों के अंतर्गत इसमें पन्ना, छतरपुर आदि जो कि बुंदेलखंड के जिले हैं वो आते हैं। अब हम इनकी जानकारी के प्रमुख स्रोत देख लेते हैं कि हमें इनकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिली है। इन्हें प्राचीन समय में जेजाक भुक्ति भी कहा जाता था, क्योंकि एक राजा थे जेजाक के नाम, उनके नाम पर ही इसका नाम जेजाक भुक्ति पड़ा था, जिसे हम जयशक्ति भी कहते हैं। जेजाक का नाम जयशक्ति भी है। तो इस पहले हमें जानकारी में शिलालेख देखेंगे। शिलालेख में महोबा शिलालेख हो गया, अजयगढ़ शिलालेख, कालिंजर शिलालेख, उसके बाद में नालंदा ताम्रपत्र आदि से इस वंश की जानकारी तथा राजाओं की उपाधि और युद्धों की जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम साहित्यिक स्रोत देखेंगे। साहित्य स्रोतों में बाणभट्ट की हर्षचरित हो गई, कलहन की राजतरंगिणी हो गई, चंदेलों के जो दरबारी कवि थे उनकी रचनाएं जैसे कि बल्लाल, श्रीधर, उसके बाद में कुछ पुस्तकें और भी है जिसमें कृष्ण मित्र की पुस्तक है जिसका नाम प्रबोध चंद्रोदय है। क्या नाम है? प्रबोध चंद्रोदय। इससे भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद में राजशेखर की पुस्तक है, राजशेखर विद्वान की पुस्तक जिसका नाम प्रबंध कोश। जगनिक की पुस्तक है, जगनिक की पुस्तक जिसका नाम आलाखंड तथा ढंग के खजुराहो अभिलेख हमें देख चुके थे। अभिलेख और शिलालेख में अंतर हम देख चुके थे पहले वीडियो में। अभिलेख
जो कि किसी भी कठोर सतह पर लिखे जाते हैं। शिलालेख सिर्फ पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं। अगर हम इसके बाद में विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करें तो विदेशी यात्रियों में जो अल-बरूनी ने चंदेलों के समय की भारतीय समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। यह वीडियो रिवीजन के हिसाब से बनाया जा रहा है, इसलिए इसमें सारा कंटेंट मैंने पहले से उपलब्ध करा दिया है। मंदिर एवं स्थापत्य देख लेते हैं हम इसका। खजुराहो के मंदिर, लक्ष्मण मंदिर विशेषकर में, कंदरिया महादेव मंदिर, विष्णु मंदिर, चंदेलों की कला धार्मिक भावना और शक्ति के प्रमाण हैं। इसके बाद में सिक्के मिले हैं। चंदेल शासक के जो सिक्के हैं चांदी तथा तांबे के सिक्के हैं। उनकी आर्थिक व्यवस्था तथा व्यापार अनुमान का ज्ञात होता है। चांदी तथा तांबे के सिक्के जो मिले हैं उनसे उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है उसके बारे में तथा उनके व्यापार का अनुमान लगाया जा सकता है कि इनका व्यापार कहाँ कहाँ था तथा इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। अब हम देखते हैं चंदेल वंश के प्रमुख शासकों की सूची, जिसमें चंदेल वंश के प्रमुख शासक दिए हुए हैं। पहला है नन्नुक, दूसरा वाक्यपति, तीसरा जयशक्ति, चौथा विजय शक्ति, पांचवा रणपाल। एक बार हम सारे शासक देख लेते हैं, उसके बाद में से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। छठा है हमारा यशोवर्मन, सातवां धंग, आठवां गंड, नौवां राजा हमारा विद्याधर, 10वां है विजयपाल, 11वां है देववर्मन, इसके बाद में 12वां कीर्तिवर्मन, 13 हल्लक या शालीवर्मन, 14वां राजा है त्रैलोक्यवर्मन, 15वां है मदन वर्मन तथा 16वां है यशोवर्मन द्वितीय तथा अंतिम तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसके बाद में जो स्वतंत्र शासक थे वो कमजोर स्थिति हो गई थी, इसलिए परमारदी देव को अंतिम शासक के रूप में देखा जाता है। अब हम इसके नाम याद कर लेते हैं जो कि न सिर्फ मेंस में इम्पोर्टेंट है, प्री में भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला नन्नुक। मान लो कोई बच्चा हुआ तो हम उसको सबसे पहले क्या बोलेंगे? नन्नू बोलेंगे। तो ये हो गया नन्नू। जब वो बोलने लग जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? यार ये बहुत बोलता है, तो बोलने से हो जाएगा वाक्पति। मतलब वाक मतलब बोलना होता है, संस्कृत का शब्द है, तो ये बोलने लग जाएगा। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होगा तो उसे क्या जय मिलेगी। जय कैसे? उसे विजय चाहिए, मतलब किसी भी शक्ति मिलती जाएगी, जय शक्ति और विजय शक्ति। बोलने की शक्ति हासिल होगी तो बोलने में विजय प्राप्त कर लेगा। अच्छा बोलने लग जाएगा तो फिर वो कहाँ? युद्ध में लड़ने के लिए जाएगा। तो कहाँ जाएगा? रण में जाएगा। तो उसे क्या मिलेगा? यश मिलेगा, धन मिलेगा। धंग को हम क्या बोलते हैं? धंग से हम दो नाम याद रखेंगे, राजा धंग और से गंड। और फिर उसके पास ये विद्या थी जीतने की, इसलिए वो विजय हुआ था, विजयपाल। उन्होंने विजय को पाल लिया था। फिर उन्होंने देव की उपाधि धारण की या फिर देवों की पूजा की। ये हो गया हमारे 11 राजा। 12वां है जिससे उसकी जीता था तो उसकी कीर्ति क्या सभी जगह फैल गई, हल्ला होने लगा उसकी कीर्तियों का। तो कीर्ति फैल गई तो कीर्ति से हो गया हमारा कीर्तिवर्मन। हल्लक या शालीवर्मन, हल्ला फैला, हल्ला हो गया सभी जगह, तो उससे हो गया हल्लक वर्मन। तीनों लोकों में हो गया, हल्ला कहाँ हुआ है? तीनों लोकों में हो गया। तीनों लोकों में हुआ तो त्रैलोक्य वर्मन, तीनों लोकों से। और अगला है हमारा मदन वर्मन, यशोवर्मन द्वितीय और आखिरी में परमारदी देव। सभी वो अपने मद विनोद में पागल हो गया। यश को उसके पास यश ज्यादा आ गया था तो वो पागल हो गया, तो परमारदी देव मतलब परम के पास पहुंच गया वो। तो इस प्रकार हमने 17 राजा याद करे ट्रिक से। इसके बाद जो परमारदी देव थे, परमारदी देव के बाद में सत्ता कमजोर होने लगी और स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए। अब हम प्रमुख सभी शासकों के कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि इन्होंने मुख्य काम कौन कौन से करवाए हैं। पहला शासक है हमारा नन्नुक, जिसका कार्यकाल लगभग 825 से 845 ईस्वी देखा जा सका है। यह चंदेल वंश का संस्थापक माना जाता है। कालिंजर जो क्षेत्र था इसमें राज्य की स्थापना की थी। यह प्रतिहारों का सामंत था, यह हम देख चुके थे। नन्नुक का नाम खजुराहो शिलालेख में उल्लेखित किया गया है। उसके समय में चंदेल वंश सीमित क्षेत्र तक सीमित था, मतलब इसके समय में जो चंदेल वंश था ज्यादा फैला हुआ नहीं था, एक छोटे से क्षेत्र में था।
उसके बाद में सैन्य और प्रशासनिक आधार इसने तैयार करा था। कोई भी राजा होता है सबसे पहले बनता है तो वो सब अपना सैन्य और प्रशासनिक आधार तैयार करता है ताकि उसे वह अपने राज्य की रक्षा कर सके। धार्मिक रूप से यह हिंदू धर्म का पालन करता था। मंदिर का निर्माण का इसने किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया, और उस करवाया भी होगा तो उसके हमें प्रमाण नहीं मिलते हैं। युद्ध प्रिय और साहसी शासक माना गया है यह। इसे कर्मवीर की उपाधि दी गई थी। जो नन्नुक थे उसे क्या कर्मवीर की उपाधि दी गई थी। दूसरा है वाक्पति। नन्ना जब बच्चा जब बोलने लग जाएगा तो क्या वाक्पति। तो इसका कार्यकाल है 845 से 865 ईस्वी। यह किसका नन्नुक का उत्तराधिकारी था, ये तो ही जाएगा। इसने चंदेल सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया, खजुराहो क्षेत्र को नियंत्रित किया। उसे विद्वानों द्वारा धार्मिक सहिष्णु शासक माना जाता है। विद्वान और धार्मिक सहिष्णु मतलब यह कला साहित्य में या फिर धर्म के हिसाब से भी सहिष्णु था। मतलब सभी धर्मों को मानता था और अच्छा खासा ज्ञाता भी था धर्मों का, इसलिए उसे विद्वान तथा सहिष्णु मतलब सभी धर्मों के प्रति उदार नीति रखता था। प्रशासनिक प्रणाली को इसने मजबूत किया। सीमावर्ती क्षेत्रों में सेनाएं भेजी। जैसे ये हमारा मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ पे उसने सेना रखी थी ताकि बाहरी क्षेत्र के राजा आक्रमण न कर पाए। स्थायी राजवाड़ों से संधि की। स्थानीय जहाँ जो वहाँ के रजवाड़े थे उनसे युद्ध की जगह इसने संधि की। अपने राज्य का निर्माण कार्य शुरू करवाया। किसानों को इसने संरक्षण दिया। इसकी क्योंकि यह सहिष्णु शासक था इसलिए इसकी जो छवि है वो कैसी है, शांतिप्रिय देखने को हमें मिलती है। अगला शासक है जयशक्ति। अब जब वो बोलने लग जाएगा तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी या फिर बोलने में वो महारत हासिल कर लेगा तो जयशक्ति, और शक्ति हासिल कर लेंगे तो उसकी जय होगी, विजय होगी। तो यह वाक्पति का पुत्र था। चंदेल सत्ता का क्षेत्र को आगे बढ़ाया था इसने। जो सीमावर्ती राज्यों है मतलब इसकी जो राज्य से जो सीमा लगती थी उनके राज्यों से इसका संघर्ष चलता रहा था। इसने सामंत थे उनका विद्रोह किया था। राजनीतिक रूप से कुशल शासक माना गया है यह। प्रशासनिक सुधारों को जारी रखा। इसने कुछ मंदिर निर्माण कार्य की शुरुआत भी की। सुरक्षा व्यवस्था को इसने सुदृढ़ किया था। दक्षिण क्षेत्रों में सैन्य अभियान किया था। उपाधियां धारण की, जैसे महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसके बाद में अगला राजा हमारा विजय शक्ति। जय शक्ति का उत्तराधिकारी कहा जाता है इसे। चंदेल शक्ति को और विस्तारित किया था इसने, मतलब फैलाया था इसने चंदेल को। और जैसे ये बुंदेलखंड क्षेत्र में था, बुंदेलखंड क्षेत्र में यूपी में फैलाया। खजुराहो और महोबा को संरक्षित किया। युद्धों में विजय के लिए प्रसिद्ध था यह। अब विजय मिल रही है इसलिए इसका नाम ही विजय शक्ति था, तो युद्ध में तो विजय प्राप्त करेगा ही। विद्वानों और पुरोहितों को संरक्षण दिया था इसने। संस्कृति और कलाओं को बढ़ावा दिया। विद्वान और पुरोहितों का संरक्षण, संस्कृति और कलाओं को बढ़ावा दिया। मंदिर का निर्माण को प्रोत्साहन दिया। सामाजिक संगठनों का इसने विकास किया था। विदेशी आक्रमणों से इसने निपटा था। चंदेल वंश को एक नई पहचान दी। अगला है रणपाल राजा, जो कि 905 से 925 ईस्वी तक था। यह विजय शक्ति का उत्तराधिकारी था। अपने नाम के अनुरूप इसका नाम ही रण था, तो ये युद्धों में भाग लिया करता था। रण मतलब क्या होता है, युद्ध भूमि। तो युद्धों में भाग लिया करता था। राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। खजुराहो के मंदिरों में जो खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं उनका प्रारंभिक कार्य किसने चालू करवाया था, राजा रण ने। शिलालेखों में इसका उल्लेख मिलता है। चंदेल सेना का पुनर्गठन किया था इसने। ग्रामीण व्यवस्था को सुधारा था। जो गांव की व्यवस्था है उसको इसमें सुधार किया था। खजुराहो को इसने राजधानी बनाने की दिशा में प्रयास किया था। स्थानीय कर प्रणाली में सुधार किया था। कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया था। इसके बाद में जो हमारा अगला राजा है वो है यशोवर्मन। यशोवर्मन जो कि चंदेल वंश का महान शासक है। यह वह राजा है, चंदेल वंश का महान शासक कहा जाता है इसे। और उसके बाद में कान्यकुंज या कन्नौज पर इसने अपना अधिकार कर लिया था। यह वही राजा है जिसने प्रतिहार, अब तक जो राजा थे वह सामंत हुआ करते थे गुर्जर प्रतिहारों के, इन्होंने प्रतिहार को हराकर स्वतंत्र साम्राज्य की नींव रखी थी। कला एवं साहित्य का इसने संरक्षण किया था। खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर बनवाया था।
देखो, यश है, यश किसके पास रहेगा? जिसके पास लक्ष्मी रहेगी। तो यशोवर्मन ने किसका? लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। या फिर यश किसका रहेगा? जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई रहेगा, तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। अपने नाम में शिलालेख खजुराहो, इसके नाम का जो शिलालेख है वो खजुराहो में मिला है। उसने खजुराहो में अपने नाम का शिलालेख गुदवाया था। यह भी धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। संस्कृत कवियों को इसने संरक्षण दिया था। इनके चतुर्भुज मंदिर का निर्माण भी करवाया था इसने। प्रशस्तियों में इसकी वीरता का वर्णन मिलता है। शासनकाल चंदेलों का स्वर्ण युग माना जाता है। इसके समय का जो शासन है वो चंदेलों का स्वर्ण युग माना गया है। अगला हमारा राजा है राजा धंग। यह यशोवर्मन का पुत्र था। खजुराहो में इसने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जो धनुष है, धंग से हम याद कर लेते धनुष। धनुष किसके पास है? विश्वनाथ अर्थात विष्णु भगवान के पास है, राम भगवान के पास बोल सकते हैं। तो विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदेल साम्राज्य की सीमा दक्षिण में विस्तारित की। शासन व्यवस्था को और मजबूत करा था इसने। प्रतिहारों व कलचुरियों से संघर्ष इसका चलता रहा था। अपने नाम के सिक्के इसने जारी किए। अच्छा, ये बताओ कौन सा वो कलचुरी राजा था जिसने राजा धंग से युद्ध किया था? अपने नाम के सिक्के इसने जारी किए। इसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। इसने भी धार्मिक सहिष्णुता अपनाई थी। यह न्यायप्रिय और कलाप्रिय शासक था। स्थापत्य कला का उत्कर्ष काल कहा जाता है। इसके समय में स्थापत्य कला चरम उत्कर्ष पर थी। मतलब सबसे ज्यादा स्थापत्य इसी के समय हुआ था। अगला हमारा राजा है राजा गंड, जो कि जिसका कार्यकाल 999 से 1002 ईस्वी तक है। यह राजा धंग का उत्तराधिकारी था। इसका जो शासन काल है वो बहुत कम समय के लिए इसने शासन किया था। इसने भी राज्य को स्थायित्व बनाए रखा। मंदिर निर्माण की परंपरा इसने भी जारी रखी। मतलब इसके काल में भी मंदिरों का निर्माण हुआ था। हम मंदिर देखेंगे किस राजा ने कौन कौन से मंदिर बनवाए थे। अभी हम रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं, इसलिए हम इसे जल्दी जल्दी देख रहे हैं। सीमावर्ती आक्रमणों से इसने रक्षा की थी। प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखी। संस्कृति को संरक्षण दिया। काल में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। इसका जो काल था इसमें कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। प्रशासनिक दक्षता सराहनीय इसकी। मतलब ये प्रशासन को इसने बहुत अच्छे तरीके से चलाया था, इसलिए इसकी जो प्रशासनिक दक्षता है इसको सराहनीय है। मतलब इसकी तारीफ की जाती है। धन की नीति को इसने आगे बढ़ाया। अब सबसे महान शासक है विद्याधर। विद्याधर का जो क्वेश्चन है मेंस में नहीं प्री में भी देखने को मिलता है और आया भी था। तो हम देखते हैं विद्याधर, जो कि 1002 से 1035 ईस्वी तक है। सबसे प्रसिद्ध चंदेल शासक था कौन? विद्याधर। इसने जो महमूद गजनबी है उसको पराजित किया। यह क्वेश्चन आप प्री में आया हुआ है। खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का इसने निर्माण करवाया था। यह क्वेश्चन भी प्री का है, आया हुआ है। इसके समय का चंदेलों का स्वर्ण युग माना गया है। मुस्लिम आक्रमण रोकने में इसने सफलता हासिल की थी। स्थापत्य और मूर्तिकला भी इसके समय में उत्कर्ष पर थी। विशाल सेना और नौसेना की स्थापना की थी। अपने काल में चंदेल राज्य सबसे विशाल था। इसने किसकी? नरसिंह की उपाधि धारण की थी। कला, धर्म और राजनीति का संतुलन किया था। यह बताओ विद्याधर ने किस राजा को मरवाया था, जो कि महमूद गजनबी से सामना किए बिना भाग गया था? तो उसे विद्याधर ने मरवाया था। उसे कमेंट में बताओ कौन सा वो राजा था। अगला हमारा राजा है विजयपाल, जिसका काल 1035 से 1050 ईस्वी है। जो राजा भोज है, राजा भोज किसके? विद्याधर के समकालीन थे। ये विद्याधर का पुत्र था। इसने जो गजनबी है, महमूद गजनबी के वंशज, उनसे लगातार संघर्ष किया। खजुराहो में इसने भी कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसके समय में जो राज्य की सीमाएं हैं वो घटने लगी थी। मतलब यह एक कमजोर शासक देखने को मिलता है हमें। प्रशासनिक अव्यवस्था की शुरुआत हुई। मतलब प्रशासन भी अच्छे खासा कमजोर स्थिति में हो गया था। पराजयों का सिलसिला, मतलब पहले भी शासन बढ़ रहा था, अब पराजय हो रही थी। सीमावर्ती क्षेत्रों की क्षति हो रही थी। जो सीमा थी वो सिकुड़ रही थी। मतलब अपना शासन क्षेत्र, इनका शासन क्षेत्र कमजोर हो रहा था, कमजोर होता जा रहा था।
राज्य की प्रतिष्ठा में भी कमी आई, आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई और इसके समय को चंदेल सत्ता का क्षरण काल कहा जा सकता है। मतलब विनाश का काल या फिर उसका कमजोर होना यह बताता है कि चंदेल सत्ता कमजोर हो रही थी। देववर्मन अगला शासक था जो कि विजयपाल का उत्तराधिकारी था। शासन में चंदेल बाहरी आक्रमण बढ़ गए थे। इसके शासन काल में जो चंदेल राज्य उस पर बाहर के जो विदेशी थे वो आक्रमण बढ़ गए थे। राज्य की सीमाएं इसके समय भी सिमटने लगी। प्रशासनिक दक्षता कमजोर मानी गई। शांति स्थापना के लिए इसने प्रयास तो किए लेकिन कर नहीं पाया। खजुराहो मंदिरों का इसने संरक्षण करवाया था। मंदिर निर्माण में योगदान सीमित रहा, मतलब ज्यादा भी मंदिरों का निर्माण इसने नहीं करवाया, सीमित मात्रा में ही करवाए थे। उत्तर भारत में सत्ता संघर्ष में से चंदेल जो कमजोर हुए थे। किसी बड़े युद्ध का उल्लेख नहीं मिलता है। शासनकाल संक्रमण काल के रूप में देखा जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संक्रमण काल किस शासनकाल किस राजा के शासनकाल को कहा जाता है? तो हमारा राजा है देववर्मन। अगला हमारा राजा है कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन का कार्यकाल 1060 से 1100 ईस्वी तक रहा है। यह क्या देववर्मन का उत्तराधिकारी था। चंदेल सत्ता जो चंदेल सत्ता है इसको कुछ हद तक इसने पुनर्जीवित किया, अर्थात यह कुछ मतलब एक योग्यशाली शासक था या शक्तिशाली शासक बोल सकते हैं। बुंदेलखंड में प्रशासनिक सुधार भी इसने करवाए। खजुराहो में जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवाया। जो मंदिर टूट गए थे उनको नया फिर से बनवाया, उसका मरम्मत करवाई। सीमावर्ती रजवाड़ों से मैत्री संबंध स्थापित की। जो वहाँ के रजवाड़े थे आसपास के सीमावर्ती, उससे मित्रता संबंध स्थापित किया। मुस्लिम आक्रमण से राज्य की रक्षा की थी इसने। मंदिर स्थापत्य में निरंतरता बनाए रखी। ताम्र और शिलालेख उपलब्ध कराए थे। धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करता था। मध्य चंदेल शासन का महत्वपूर्ण शासक था। अगला है हल्लक या शालीन वर्मन। इसका जो काल है वो अस्पष्ट, मतलब काल की जानकारी नहीं मिलती है, बस नाम मिलता है। कीर्तिवर्मन के बाद जो शासक बना था वो बना था हल्लक। हल्लक हमने याद करा था, हल्ला हो रहा है। उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाण सीमित है। चंदेल राज्य कमजोर स्थिति हो गई। स्थानीय विद्रोह की जानकारी मिलती है। मंदिर संरक्षण कार्य किए। राजकीय नियंत्रण धीरे धीरे कम हुआ। शासन शैली पारंपरिक रही है। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। चंदेल वंश पतन की ओर अग्रसर हुआ। त्रिलोकी वर्मन, तीनों लोक में जय जय हुई, हल्ला हुआ था। फिर से चंदेल सत्ता को मजबूती मिली। जो अब तीनों लोगों का राजा होगा वो चंदेल सत्ता को मजबूत करेगा ना, तो त्रिलोकी वर्मन ने चंदेल सत्ता को मजबूती दी। खजुराहो के कुछ प्रमुख मंदिरों का इसने निर्माण करवाया। राजस्व सुधार लागू किया। सेना को पुनः संगठित किया। पड़ोसी राज्यों के सहयोग हेतु विभाग से संबंध स्थापित किया। जो पड़ोसी राजा थे उनसे का सहयोग लेने के लिए इसने विवाह संबंध स्थापित किया था। ब्राह्मण और पंडितों को भूमि दान में दी थी। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रयास किया। शांति व्यवस्था बनाए रखी। लोक प्रशासन में सुधार किए। सबसे पहले भूमिदान किस काल में चालू हुआ था यह बताइए कमेंट में। लोक प्रशासन में सुधार हुआ। चंदेल वंश का पुनरुत्थान की कोशिश की गई। उसके बाद में अगला हमारा राजा है मदन वर्मन। यह भी एक शक्तिशाली शासक के रूप में देखा जा सकता है। बागेलखंड तथा महोबा पर इसने नियंत्रण किया था। कुछ शिलालेखों में इसकी वीरता वर्णित की गई है। मंदिर निर्माण में गहन योगदान दिया इसने। बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों को इसने संरक्षण दिया था। गंगा यमुना दोआब पर इसने अधिकार बनाए रखा। कला और साहित्य का पोषण किया। चंदेल सेना को शक्तिशाली बनाया। विदेशी आक्रमण को समाप्त किया। शासनकाल फिर से चंदेलों की प्रतिष्ठा का काल रहा है। यशोवर्मन द्वितीय जो कि 1165 से 1180 ईस्वी इसका काल। मदन वर्मन के बाद सत्ता में आया। शासनकाल में बाहरी संकटों की पुनरावृत्ति हुई। प्रशासनिक कमजोर होने लगा। सांस्कृतिक कार्यों में कमी आई। मंदिरों का संरक्षण तो रहा पर निर्माण कार्य कम रहा। स्थानीय जन विरोधों में वृद्धि हुई। मुस्लिम आक्रमणों की आहट स्पष्ट दिखाई देती है। ग्वालियर क्षेत्र पर चंदेल नियंत्रण कमजोर हुआ। ऐतिहासिक स्रोतों का अल्प उल्लेख, मतलब कम उल्लेख है।
सत्ता हस्तांतरण की तैयारी शुरू हो गई। अगला और आखिरी हमारा राजा है परमार्दी देव, जिसका कार्यकाल 1165 से 1203 ईस्वी तक रहा है। यह अंतिम प्रभावशाली चंदेल शासक था। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था। पृथ्वीराज ने कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर की हार के बाद चंदेलों की प्रतिष्ठा गिर गई। खजुराहो में सांस्कृतिक महत्व बना रहा। परमार्दी देव ने युद्ध में वीरता दिखाई थी। प्रशासन और सेना से असंतोष व्याप्त हुआ था। शासकीय नियंत्रण लगभग समाप्त हो गया। धीरे धीरे राज्य जो था वो कई छोटे छोटे भागों में बट गया था। परमार्दी के बाद चंदेल सत्ता छिन्न भिन्न हो गई। सारांश हम देख सकते हैं इसका। विद्याधर और यशोवर्मन स्वर्णयुग के प्रतीक माने जाते हैं। खजुराहो की कला संस्कृति को बढ़ावा मिला। खजुराहो में मतलब मंदिर कला अच्छे स्थापित किए गए, मंदिरों का निर्माण किया। परमार्दी के बाद जो चंदेल सत्ता कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गई। सांस्कृतिक प्रभाव मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और उत्तर भारत में आज भी देखा जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने चंदेल वंश देखा, मध्य प्रदेश का चंदेल वंश, तथा उसमें उसका नामकरण, उसके जानकारी के स्रोत तथा उसके कुछ राजा देखे और राजाओं की डिटेल देखी। तो इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि कोई सा भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए, और एक बार आपको फिर से रिवीजन कर लेना है। और कमेंट में ये बताना कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।